तुम मेरी बीवी के साथ एक रात गुजार लो, मेरे पास तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान रह गया, मगर जब मैंने उसकी बीवी को देखा तो मैं उस पर फिदा हो गया और दोस्त की बात मानकर उसकी बीवी के कमरे में चला गया। उसकी बीवी रोती रही, लेकिन मुझे रहम न आया। सुबह घर जाने लगा तो उसकी बीवी ने कागज मेरी जेब में डाल दिया। घर आकर वो कागज खोलकर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मैं चारपाई पर लेटा हुआ था, आंखें बंद किए बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, मगर घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अचानक अम्मी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में खाली थैली थी जो उन्होंने मेरे बिस्तर पर रख दी और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, जाओ बाहर से सब्जी या दाल ले आओ, घर में खाना बनाना है। मैंने आंखें जोर से बंद कर ली और तकिए में चेहरा छुपाए करवट बदलने लगा जब अम्मी ने मुझे जोर से हिलाया और कहा, उठ जा कमबख्त, कब तक सोएगा। तब मैं मुंह बनाकर बोला, अम्मी मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं, इसमें क्या आएगा। आजकल वैसे भी मुझे काम नहीं मिल रहा, आपको सब पता तो है मैं कितनी मुश्किल से ये दिन गुजार रहा हूँ। अम्मी ने एक लंबी आह भरी और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों में एक नमी थी जो मैंने देखी तो नहीं थी, लेकिन उनके बदलते लहजे से महसूस कर ली थी। बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, खाली पेट तो जिंदगी नहीं गुजरती, जीने के लिए इस पेट की भूख को मिटाना पड़ता है। ऐसे पड़े रहने से हालात ठीक तो नहीं हो जाएंगे। कई बार कहा कोई काम देख लो या फिर किसी की दुकान पर बैठ जाओ, शाम को 100 या 200 लेकर ही आओगे, लेकिन तुम्हें तो अपनी अना प्यारी है, भूखा मर जाना कबूल है, मगर मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाना तुम्हें कबूल नहीं है। मैं उठकर बैठ गया और अपनी खाली जेबें बाहर निकाल कर अम्मी को दिखाने लगा। मेरी नजरें दीवार पर टिके हुए कैलेंडर पर थी जहाँ तारीखें गुजर रही थी, मगर मेरी जिंदगी एक जगह रुकी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि उस वक्त वहाँ से भाग जाऊं, मगर जाऊं कहाँ। मैं गुस्से और मायूसी के मिले जुले जज्बात के साथ घर से निकला। मेरी पुरानी बाइक जो चलते हुए किसी खटारा गाड़ी की तरह शोर मचाती थी, उस पर बैठकर मैं मेन रोड की तरफ आया। वहाँ रश बहुत था और धूप इतनी शदीद कि सड़क से तारकोल की बू आ रही थी। अचानक मेरे बराबर में एक नई चमकती हुई बाइक आकर रुकी। मैंने नजर उठाकर देखा तो अली था। उसने बेहतरीन कपड़े पहने थे और उसका चेहरा तरोताजा लग रहा था। उसने ब्रेक लगाई और हेलमेट उतारकर मुझे देखा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम तो नजर ही नहीं आते आजकल। मैंने अपनी खस्ता हाल बाइक को साइड पर किया और उसकी तरफ देखा। दिल में हसद की एक लहर सी दौड़ी कि उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। बस अली क्या बताऊं, जिंदगी का पहिया नहीं चल रहा, नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ और हालात तुम देख ही रहे हो। अली मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में हमदर्दी कम और अपनी कामयाबी का सुकून ज्यादा लग रहा था। उसने मेरी बाइक पर हाथ रखा जो मिट्टी से भरी हुई थी। परेशान ना हो यार, सब ठीक हो जाएगा। आजकल वैसे भी मार्केट में काम थोड़ा कम है, मैं भी बस एक जरूरी काम से निकला था। अच्छा सुनो, इस एतवार घर आओ ना, हम काफी अरसे से मिले भी नहीं हैं। मैंने उसे देखा, वो अपनी जिंदगी में कितना मुतमईन था। मेरी जेब में पड़े 50 रुपए मुझे काट रहे थे। वो अपनी नई गाड़ी का पेट्रोल जाया करके मुझसे मिलने की दावत दे रहा था। आऊंगा जरूर, मैंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा और वो अपनी बाइक स्टार्ट करके तेजी से निकल गया। मैं उसे दूर तक जाता देखता रहा। मेरी मुट्ठी बंद थी और दिल में एक अजीब सी चुभन थी कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है। मैंने सब्जी खरीदी और घर लौट आया, मगर वो सीन मेरी आंखों के सामने था। अली की चमकती बाइक और मेरी नाकामी मुझे अंदर से खाए जा रही थी। मैंने सोचा कि उसकी जिंदगी में जाकर ही देखूंगा कि आखिर वो इतना खुश कैसे है। 2-4 दिन क्या, पूरा एक महीना गुजर गया, मगर मैं अली के घर न गया। कमरे की चारदीवारी में कैद वही पुरानी घुटन और नाकामियों का बोझ अब कुछ कम महसूस हो रहा था, क्योंकि इस बार नौकरी की एक ऐसी सबील पैदा हुई थी कि जेब में कुछ पैसे खनकने लगे थे। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर नीम दराज था। मोबाइल से रिंग की आवाज आने लगी। हेलो। मैंने बिना देखे फोन कान से लगाया। अरे भाई, अपने यार को भूल गए? अली की हंसती हुई आवाज आई। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, बस काम में मसरूफ था, मैंने जवाब दिया। देखो यार, तुम्हारे लिए एक दावत है, आज रात का खाना मेरे घर पर है। कोई खास बात नहीं, बस बहुत अरसे से मिले नहीं, सोचा आज एक साथ खाना खाएंगे।
कुछ ऐसा पक रहा है, कुछ अच्छा पक रहा है, तुम भी आ जाओ। मेरे हाथ में पकड़ा फोन थोड़ा सा लर्जा, वो दावत दे रहा था, लेकिन मेरे जहन में फौरन ये ख्याल आया कि ये मेरी गरीबी और मेरी औकात का मजाक उड़ा रहा है। क्या उसे पता है कि पिछले महीने कितनी जिल्लत से गुजारे हैं? क्या वो ये देखना चाहता है कि वो आज भी मुझसे कितने ऊपर है? हाँ ठीक है, मैं आऊंगा, मैंने थूक निगलते हुए कहा। ठीक है भाई, तो आज रात का खाना मत पकवाना घर पर, मेरे साथ ही खा लेना। वो हंसकर फोन बंद कर गया। मैंने मोबाइल बिस्तर पर फेंका और छत को घूरने लगा। मेरे पास कुछ पैसे थे, सोचा खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। मैं उठा, अलमारी से अपना बेहतरीन सूट निकाला जो पिछली ईद पर पहना था। आईने में खुद को देखा, थोड़ा संवरने की कोशिश की और फिर बाजार की तरफ निकल पड़ा। सबसे पहले एक मिठाई की दुकान पर रुका, वहाँ से बेहतरीन मिठाई का डिब्बा और बाद में कुछ ताज़ा फल खरीदे। मेरे हाथों में वो सामान था और जेब में कुछ पैसे। उस वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी शख्सियत में एक नया एतमाद आ गया हो। शाम को मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ। इस बार बाइक का शोर पहले से कम लग रहा था। अली का घर शहर के पोश इलाके में था, जहाँ की गलियां कशादा और खामोश थी। जब मैं उसके घर के गेट पर पहुंचा तो एक लम्हे के लिए रुका। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने बेल बजाई, गेट खुला और सामने अली मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसके पीछे घर की रोशनियां और खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। आओ भाई आओ, अली ने मेरा इस्तकबाल किया और मेरे हाथ से मिठाई का डिब्बा और फ्रूट्स ले लिए। मैं अंदर दाखिल हुआ तो घर की आराइश देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। अली मुझे लाउंज की तरफ ले जा रहा था कि अचानक किचन से निकलते हुए वो सामने आ गई। ये मेरी बेगम है, अली ने फख्र से तारुफ करवाया। मैंने सर उठाकर देखा तो जैसे वक्त एक लम्हे के लिए थम गया। वो इंतहाई सादा मगर दिल फरेब लिबास में थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी नौरानी चमक थी जिसने मेरे दिल की धड़कनें एक बार फिर बढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम, उसने सर झुकाकर कहा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज गले में फंस गई। मैंने उसे देखा और फिर अली को। मैं कितना खुशकिस्मत था कि उसके पास ऐसी शरीके हयात थी। मैंने उसकी तरफ देखा, एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे उसके सहर में जकड़ रही थी। आप बैठे, मैं अभी चाय लाती हूँ। वो मुड़कर वापस किचन की तरफ चली गई। उसके चलने का अंदाज, उसके कपड़े, सब कुछ मेरे जहन में एक तस्वीर की तरह छुप गया। मैं सोफे पर बैठ गया, लेकिन मेरा ध्यान एक तस्वीर की तरह छप गया। मैं सोफे पर बैठ गया, मेरा ध्यान अली की बातों में नहीं बल्कि उसकी तरफ था। अली कुछ कह रहा था, नौकरी के बारे में, हालात के बारे में, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से सरगोशियां कर रहा हो। जब वो चाय लेकर आई तो मेरे हाथ में कप हल्का सा कांपा। वो मेरे करीब आई, उसकी खुशबू ने मेरे हवास पर कब्जा कर लिया। अब आपका काम कैसा चल रहा है भाई? उसने नरमी से पूछा। बहुत अच्छा, अब तो हालात बदल गए हैं, मैंने अली को नजरअंदाज करके बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी मासूमियत थी कि मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब मेरा यहाँ आना जाना तो बनता है। अली हंसा और बोला, बेगम, इसे कहो कि अब ये नौकरी ना छोड़े। उसने मेरी तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश रही। मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ देख रही है। क्या वो मेरी मौजूदगी को महसूस कर रही थी? खाने की मेज पर भी मेरी नजरें उसी पर थी। अली बातें कर रहा था, मुझे मेरी शादी न होने पर छेड़ रहा था, मगर मेरा तो पूरा वजूद उसकी तरफ माइल था। वो बार बार प्लेट में सालन डाल रही थी, कभी पानी का गिलास भर रही थी। हर बार उसका हाथ मेरे हाथ के करीब आता तो एक करंट मेरे जिस्म में दौड़ जाता। खाना खत्म हुआ तो मैं उठने लगा। वो किचन में गई और एक डब्बा लेकर आई। भाई, आपको बिरयानी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए थोड़ी पैक कर दूं, घर जाकर खा लेना। उसने डब्बा मेरे हाथों में थमाया। उसके नरम हाथों का लम्स मेरे हाथों पर रहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कोई शर्म नहीं, बस एक सादगी थी जिससे मैंने गलत समझ लिया। मैं गेट से बाहर निकला। अली पीछे खड़ा हाथ हिला रहा था, मगर मुझे तो बस उस औरत का चेहरा याद आ रहा था। बाइक स्टार्ट की तो दिल में एक तूफान था। मैं घर नहीं जा रहा था, मैं अपनी तकदीर को बदलने की तरफ जा रहा था। घर पहुंचकर कमरे की हवस ज़दा फिजा में पंखे की गड़गड़ाहट मेरे कानों में पड़ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और ही भटक रहा था।
मैं पलंग पर चत लेटा छत की तरफ देख रहा था, मगर मुझे वहां छत नहीं बल्कि अली की बीवी का वो मासूम चेहरा और उसकी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। वो हुस्न, वो सादगी, वो सब कुछ मेरे हवासों पर छा गया था। अजीब कशिश थी। वो मेरे जिगरी दोस्त की अमानत थी, मगर मेरा दिल इस हकीकत को मानने से इनकारी था। मेरी सोचों का महवर बदल चुका था। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता, कभी उसका खिद्दो खाल याद करता तो कभी उसके हाथ के लम्स का तस्वुर करके जिसम एक अजीब सी लहर महसूस करता। मैं इतनी गहराई में उतरा हुआ था कि मुझे दुनिया और माफिया की खबर न थी। इसी असना में कमरे का दरवाजा खुला और अम्मी हाथ में खाने की प्लेट लिए अंदर दाखिल हुई। वो कुछ कह रही थी, शायद खाने का बुलावा था, मगर मेरे कानों तक उनकी आवाज किसी दूर दराज की गूंज की तरह पहुंच रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर उसके शहर में गिरफ्तार था। अम्मी ने मेरे पास आकर कंधे से मुझे जोर से हिलाया तो मैं झटके से उठ बैठा। कहाँ गुम हो बेटा, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। खाना ठंडा हो रहा है, तुम्हारी आंखों में ये कैसी बेचैनी है। अम्मी ने तशवीश भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने जल्दी से अपनी आंखों को मलते हुए खुद को संभाला। कुछ नहीं अम्मी, बस थक गया हूँ, काम का दबाव है, आप जाएं, मैं अभी खा लूंगा। मैंने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। अम्मी के जाने के बाद मैंने खाना तो खा लिया, मगर मेरा जहन वहीं अटका था। अब घर की चार दीवारी मुझे कैद खाना लगने लगी थी। मुझे बस किसी तरह उस घर तक पहुंचना था, उसके पास जाना था। मैंने अली के काम के औकात का अंदाजा लगाया। मुझे पता था कि वो सुबह 9 बजे निकलता है और शाम 6 बजे वापस आता है। अगले दिन मैं अली के घर की तरफ चल पड़ा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा जोश था जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मैंने अली के घर की बेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो वही चेहरा सामने था। उसने गले में दुपट्टा डाल रखा था और बालों की लिटें उसके माथे पर आ रही थी। अरे आप, उसने हैरत से मुझे देखा। भाई आप इस वक्त यहाँ कैसे? अली तो अभी दफ्तर से नहीं आए, वो तो शाम को आएंगे। मैंने एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। वो बस रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा अली के बारे में पूछ लूं कि क्या उसका काम ठीक चल रहा है और फिर आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। मैंने डरते डरते कहा। उसने थोड़ा दरवाजा और खोल दिया। आए, अंदर आए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अली तो अभी फोन पर कह रहे थे कि उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, उसने मासूमियत से कहा। मैं अंदर दाखिल होकर सोफे पर बैठ गया। वही सोफा जहाँ हम कल रात बैठे थे। उसका घर कितना पुरसकून था, मगर मेरे अंदर एक तूफान था। वो किचन में चाय बनाने चली गई। मैंने उसके जाते हुए उसकी कमर को देखा। मेरे दिल में शैतानी ख्यालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वो अली के घर में तन्हा थी और मैं उसके इतने करीब। वो चाय लेकर वापस आई तो मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। भाभी, अली तो बहुत खुशकिस्मत है, उसे आप जैसी जीवन साथी मिली। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वो थोड़ी शर्मा गई। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। आप भी तो अली के दोस्त हैं, आपकी भी तो इतनी अच्छी नौकरी है, अल्लाह आपको भी अच्छी जीवन साथी देगा, उसने सादा से लहजे में जवाब दिया। मैंने गहरी सांस ली। अच्छी जीवन साथी कहाँ मिलती है भाभी, आजकल तो सब अपने मफाद के लिए जीते हैं। अली शायद आपकी कदर नहीं करता। मैंने जानबूझकर उसके जहन में अली के खिलाफ जहर घोलना शुरू किया। उसने हैरत से मुझे देखा। आप ये क्या कह रहे हैं? अली बहुत ख्याल रखते हैं, उसने दफाई अंदाज में कहा। मैंने अपना लहजा थोड़ा और नरम और हमदर्दाना कर लिया। नहीं, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि आप कितनी मेहनती हैं और वो सारा दिन बाहर रहता है। कभी कभी इंसान को एहसास नहीं होता कि उसके पास क्या हीरा मौजूद है। मैंने उसके हाथ के पास अपना हाथ रखा। उसने फौरन अपना हाथ पीछे हटा लिया, मगर मेरी शरारत कामयाब थी। मैंने देखा कि अब वो थोड़ी घबरा रही थी। मैंने सोचा कि आज के दिन इतना ही काफी है। मैं उठ खड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया चाय का, अब मैं चलता हूँ। अली को कह दीजिएगा कि मैं आया था। मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने आज एक कदम आगे बढ़ा दिया था। मैं अपनी बाइक पर बैठा तो फातिहाना मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर मौजूद थी और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया, मगर मेरा दिमाग एक जगह पर अटका हुआ था। पिछले कई दिनों से अली के घर के चक्करों और नाजिया के साथ होने वाली मुलाकातों ने
मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मेरी सोचों का महवर अब वो औरत बन चुकी थी। कभी उसकी मुस्कुराहट याद आती तो कभी उसके हाथ के लम्स का तस्वुर करके मेरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ जाती। मैं उसके सहर में बुरी तरह गिरफ्तार था। अब तो हाल ये था कि मैं कमरे में बैठा बस उसी के बारे में सोचता रहता। दुनिया की हर चीज बेमायने लग रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अम्मी हाथ में खाने की प्लेट लिए अंदर दाखिल हुई और फिर मेरे पास बैठते हुए अम्मी ने एक लंबी आह भरी और घर के मामलात के बारे में बात करने लगी, जो मैं एक कान से सुन रहा था और दूसरे कान से निकाल रहा था। और फिर कुछ देर बाद अम्मी बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद मैंने खाना तो खा लिया, मगर मेरा जहन वहीं अटका था। मेरे दिमाग में मंसूबे बन रहे थे कि किस तरह मैं इन दोनों के दरमियान दूरी पैदा करूं और खुद को उसकी जिंदगी में अहम बनाऊं। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ वही है, अम्मी का कमरे में दाखिल होना और मेरी हालत पर उनका मुसलसल तंज करना। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो आए दिन किसी न किसी रिश्ते की बात छेड़ देती और जब मैं मना करता तो वो वही पुराना रोना रो देती। आज शाम का वक्त था। हबस इतनी थी कि सांस लेना भी दोभर हो रहा था। अम्मी मेरे सराहने आकर खड़ी हो गई। देखो बेटा, अब तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा और जो आ रहा है वो तुम ठुकरा रहे हो। आखिर कब तक ऐसे तन्हा रहोगे? क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं? मैंने करवट बदली। मेरे अंदर गुस्से की आग दहक रही थी। मैं उठकर बैठ गया और अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, क्या आपको मेरी नौकरी के हालात का नहीं पता? क्या आपको नहीं मालूम कि आजकल के दौर में शादी कितनी महंगी चीज है? मेरे पास क्या है जो मैं किसी को ब्याह कर लाऊं? बस करें ये रिश्ता रिश्ता की गर्दान। मैं थक चुका हूँ इन बातों से। अम्मी सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। उनके आंसू देखकर मुझे तरस नहीं बल्कि और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही थी और वो मुझे मजीद बोझ तले दबाना चाह रही थी। मैंने गुस्से में कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि सामने से अली दाखिल हुआ। वो शायद मुझे मिलने आया था, लेकिन उसने मेरी और अम्मी की ये तल्ख गुफ्तगू सुन ली थी। अली ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और फिर अम्मी को दिलासा देने के लिए आगे बढ़ा। अरे आंटी जी, आप क्यों परेशान होती हैं? ये लड़का है, इसकी फिक्र छोड़ें। मेरी शादी जल्दी हो गई तो क्या हुआ? आप इसे तंग मत करें। अली के ये अल्फाज मेरे लिए आग में घी का काम कर गए। वो अपनी खुशहाली और शादी का ताना मुझे मेरे ही घर में दे रहा था। वो मुझे ये जताने आया था कि देखो मैं कामयाब हूँ और तुम नाकाम। मैंने अली का हाथ झटक दिया और उसके करीब हो गया। तुम मुझे नसीहत करने आए हो? अपनी जिंदगी की खैर मनाओ अली। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान बन गए हो। तुम्हारी ये हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए। अली को मेरे इस रवैये पर शदीद हैरत हुई। उसने मुझे पीछे हटते हुए कहा, यार खावर, मैं तो सिर्फ एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? गर्म तो मैं तब नहीं हूँगा जब तुम अपनी औकात में रहोगे। निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी और नसीहतों की जरूरत नहीं है। तुमने क्या समझ रखा है? तुम हर वक्त अपनी खुशियां मेरे सामने गिनवाते रहोगे और मैं सुनता रहूंगा। अली का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी, तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो ये तुम्हें जेब नहीं देती। तुम हसद में अंधे हो रहे हो। तुम्हें अपनी नाकामियों का जिम्मेदार मुझे नहीं बल्कि अपनी सोच को ठहराना चाहिए। ये सुनना था कि मेरे अंदर का दरिंदा जाग उठा। मैंने अली का गिरेबान पकड़ लिया। अम्मी चीखने लगी, रोकर मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर अब मेरे कानों पर पर्दे पड़ चुके थे। मैंने अली को दीवार के साथ जोर से धक्का दिया। मेरी सोच पर बात करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। तुम दफ्तर के नाम पर घर से निकलते हो और पीछे तुम्हारी बीवी का क्या हाल होता है। तुम इससे अनजान हो। अली की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बीवी के बारे में तुम्हारी जुबान इतनी गंदी कैसे हो गई? मैं हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर था। जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं किसी और को चाहती है और वो कोई और नहीं, मैं हूँ। तुम जिसकी हिफाजत का दम भरते हो वो खुद तुम्हारे घर में मुझे बुलाती है।
علی نے تیش میں آ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر اگلے ہی لمحے میں نے علی کو زمین پر گرا لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے۔ گھر کا سامان گر رہا تھا، امی کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی، مگر میں صرف علی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ صرف ایک جھگڑا نہیں تھا، یہ میری برسوں کی محرومی اور حسد کا ایک دھماکہ تھا۔ میں نے علی کو پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کے گلے کو دبانے لگا۔ آج سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ میں علی کے اوپر سوار تھا، اس کے گلے پر میرے پنجے مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں باہر نکل رہی تھی۔ امی کا کمرے میں شور تھا، وہ دہائی دے رہی تھی، لیکن میری سماعت پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھا تھا۔ علی نے میری کلائیوں کو پکڑ کر چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میری طاقت کے آگے وہ ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور پھر اس کا جسم ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اس کا گلا چھوڑ دیا، وہ نیم مردہ حالت میں فرش پر پڑا تھا۔ میں نے فوراً الماری سے رسی نکالی اور اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح جکڑ دیے، پھر اس کے منہ پر کپڑا ٹھونس دیا تاکہ وہ چیخ بھی نہ سکے۔ امی مجھ سے لپٹ گئی، وہ رو رہی تھی، دہائی دے رہی تھی، مگر میں نے انہیں جھٹک کر ایک طرف کر دیا۔ پھر میں نے علی کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور اپنی پرانی بائک کے ساتھ کھڑا کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے گھر چل کر تمہاری بیوی کے سامنے سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں۔ تو وہ بھی غصے میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کتنے سچے ہو۔ جب ہم اس گھر میں پہنچے تو گھر میں سناٹا تھا۔ میں نے اسے گھسیٹ کر لاؤنج میں پھینکا، وہ نیم بے ہوش تھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کرسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ جیسے مجھ سے التجا کر رہا تھا، لیکن میرے اندر کا درندہ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بھیانک مسکراہٹ دی۔ پھر میں نے علی کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ نازیہ اندر سو رہی تھی۔ اچانک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے مجھے دیکھا، پھر میرے پیچھے بندھے ہوئے علی کو۔ اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی، وہ بستر سے اٹھنے لگی تو میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے زمین پر گرا دیا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوف کے سائے رقصاں تھے۔ میں نے اسے گھسیٹ کر لاؤنج کے بیچ میں علی کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ علی اپنی بندھی ہوئی حالت میں مچل رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، لیکن اس کے منہ میں ٹھونسے کپڑے نے اس کی آواز کو دبا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو اذیت تھی وہ میرے لیے تسکین کا باعث تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اپنی خوشحالی زندگی میں مجھے بھول جاؤ گی، آج دیکھو یہ وہی علی ہے جس پر تم ناز کرتی تھی، اور آج یہ بے بس تمہارے سامنے ہے۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اس نے قسمیں کھائیں کہ وہ مجھے بھائی سمجھتی تھی، لیکن میرے لیے یہ الفاظ صرف ایک مذاق تھے۔ میں نے اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے اپنے تمام تر صفاقانہ ارادوں کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ علی جو کرسی سے بندھا تھا، اس کا سارا جسم لرز رہا تھا، وہ اپنی بیوی کی بے بسی اور اپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کوئی جانور دم توڑ رہا ہو۔ وہ منظر، وہ چیخیں، وہ وحشت لاؤنج کی دیواروں پر گونج رہی تھی۔ میں نے اسے اس کی بیوی کے سامنے بالکل بے آبرو کر دیا تھا۔ میں اسے وہی نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر باہر نکلا۔ میری سانسیں پھول رہی تھی، میرے کپڑے خون اور پسینے سے شرابور تھے۔ میں نے گیٹ سے باہر نکل کر ایک لمبی سانس لی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، لیکن زمین پر میں نے ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ میں وہاں سے تیزی سے اپنی بائک پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میری نظریں بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، وہ کانپ رہے تھے، مگر مجھے پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا انتقام لے لیا تھا۔ اگلے دن میرے کمرے کی چار دیواری میں قید وہ سناٹا مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا۔ ہر وقت وہ بھیانک رات، علی کی وہ بے بسی، اس کی بیوی کی وہ کربناک چیخیں اور وہ خونی منظر میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلتا رہتا۔ کبھی لگتا کہ باہر سے پولیس کی ہتھکڑیوں کی آواز آ رہی ہے، تو کبھی لگتا کہ علی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ میں خوف کے مارے بستر کے کونے میں دپک جاتا، پسینے سے میرا جسم شرابور رہتا۔ امی کئی بار دروازے پر آئیں،
انہوں نے مجھے آوازیں دی کہ بیٹا دروازہ کھول دو، لیکن میں نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو میری لرزی ہوئی آواز میں چھپا ہوا جرم پکڑا جائے گا۔ دوپہر کو بھوک اور پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ اب باہر نکلنا ہی ہوگا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر کی روشنی میری آنکھوں میں چبھی۔ امی کچن میں تھی۔ میں نے ان کی نظریں بچا کر گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی میں گلی میں نکلا تو محلے کا ایک لڑکا جو میرا جاننے والا تھا تیزی سے میری طرف آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور افسوس تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں خبر نہیں ملی؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ کیسی خبر؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے اپنی زبان پر قابو پانے کی کوشش کی۔ علی مر گیا ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس لڑکے نے افسوس سے اپنا سر ہلایا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ میری روح جسم سے نکل کر کہیں دور چلی گئی ہے۔ میں وہیں سڑک پر ساکت کھڑا رہا۔ میری سانسیں جیسے رک گئی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور مصنوعی دکھ کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ کب؟ کیسے؟ اس نے بتایا کہ کل رات اس کی لاش اس کے گھر سے ملی تھی، پنکھے سے لٹکی ہوئی۔ اس نے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں چھوڑا اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا خوش باش انسان اچانک موت کو کیوں گلے لگا لے گا۔ پولیس تفتیش کر رہی تھی لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ لڑکا مزید کچھ کہتا رہا لیکن مجھے اس کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے جیسے تیسے جان چھڑوا کر قبرستان کی طرف بھاگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں دیکھوں کیا وہ واقعی چلا گیا ہے۔ قبرستان میں سناٹا تھا، شام کا دھندلا چھا رہا تھا۔ میں علی کی تازہ کھدی ہوئی قبر کے قریب پہنچا۔ وہاں ایک اور دوست جو علی کا بچپن کا ساتھی تھا موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ایک عجیب سا غصہ۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ تمہیں پتا ہے اس نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، کسی کو نہیں پتا، شاید کوئی گھریلو پریشانی تھی۔ وہ قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بیوی یہاں آئی تھی۔ وہ قبر کے پاس کھڑی ہو کر رو نہیں رہی تھی بلکہ وہ چیخ چیخ کر قسمیں کھا رہی تھی۔ اس نے علی کی قبر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ وہ علی کے قاتل کو، جس نے اس کی زندگی اور عزت تباہ کی تھی، برباد کر کے دم لے گی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اس درندے کو اس وقت تک چین سے نہیں جینے دے گی جب تک وہ خود اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کر لے، اور پھر وہ اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر رہے گی۔ یہ سن کر میرے جسم میں ایک بجلی دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ چھپائے۔ پھر میں نے فوراً وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب میرا خوف دوگنا ہو چکا تھا۔ میں علی کی موت کا ذمہ دار تھا اور اب اس کی بیوی کا انتقام میرے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اندھیرے کمرے میں مجھے ہر طرف علی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں شہر چھوڑ دوں، کہیں دور چلا جاؤں، لیکن اپنی غربت اور وہ سب کچھ کیسے بھاگوں؟ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسکرین کی طرف دیکھا۔ کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک نمبر تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا لیکن وہ بار بار بجنے لگا۔ میں نے فون بند کر کے تکیے کے نیچے چھپا دیا مگر میرے دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھی۔ وہ انتقام کا راستہ کھول چکی تھی اور میں اب ایک ایسے جال میں پھنس رہا تھا جس سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اندر کا وہ درندہ جو ایک دن پہلے تک مست تھا ایک دم ٹوٹ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسا بزدل انسان لے رہا تھا جو اپنی ہی پرچھائی سے ڈرتا تھا۔ کمرے کی حبس زدہ فضا میں گھٹن اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مجھے سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر چت لیٹا چھت کے پنکھے کو تک رہا تھا مگر میری آنکھوں میں علی کا وہ خونی منظر اور اس کی بیوی کی وہ کرمناک چیخیں گھوم رہی تھی۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا لیکن وہ خوف میرے وجود سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے گھر سے باہر نکلنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ محلے والے اب سرگوشیاں کرنے لگے تھے کہ میں کیوں غائب رہتا ہوں مگر میرے لیے باہر نکلنا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ نوکری کا تو میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔
मेरी जमा पूंजी जो मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़ी थी अब खत्म होने के करीब थी। घर के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे थे। कभी अम्मी रोती हुई किचन से बाहर आती तो कभी मैं अपनी जेब के आखिरी नोट गिन कर उन्हें मेज पर रख देता। लेकिन जैसे जैसे मेरे पैसे खत्म हो रहे थे मेरे अंदर का खौफ और बढ़ता जा रहा था। मुझे हर वक्त महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी ताक में है। हर दस्तक, हर आवाज पर मेरे दिल की धड़कन रुक जाती। क्या वो वाकई अपना इंतकाम लेगी? मैं इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। उसी वक्त कॉल आई। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से खामोशी थी। फिर एक नरम, मानूस और लर्ज़ाखेज आवाज आई, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मैं तो सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ। ये उसी की आवाज थी, अली की बीवी की। मैं सकते में आ गया। मेरी जुबान गुम थी। तुम क्या चाहती हो? मेरी आवाज इतनी हल्की थी कि शायद वो खुद भी ना सुन पाती। वो हंसी, उसकी हंसी में एक ऐसी ठंडक थी कि मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैं चाहती हूँ कि अब हम मिले। मैं अब अकेली हूँ और सच कहूँ तो मुझे आपकी जरूरत महसूस हो रही है। वो सब जो उस रात हुआ मैं उसे भूलना चाहती हूँ। मैं अब आपको नफरत की निगाह से नहीं देखती। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या ये सच था? क्या वो वाकई अली को भूल चुकी थी? मेरी फ्रस्ट्रेशन, मेरी तन्हाई और उसकी खूबसूरत आवाज ने मेरे दिमाग को मफलूज कर दिया था। मैं खुशी से पागल हो रहा था या शायद मैं खुद को पागल करना चाहता था। मैंने सोचा अगर वो खुद मुझे माफ कर रही है तो फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। मेरी शादी नहीं हो रही थी, नौकरी नहीं थी, दुनिया मुझसे दूर हो रही थी और अब ये हसीन औरत खुद मेरे पास चलकर आ रही थी। अगले दिन मैंने हिम्मत की और घर से बाहर निकला। मैंने खुद को शीशे में देखा, कितना कमजोर और खौफजदा लग रहा था। मैंने उसे कॉल की और हमने मिलने का मकाम तय किया। शहर का वो कोना जहाँ कोई हमें न देख सके। मैं अपनी बाइक पर वहां पहुंचा तो वो एक दरख्त के साए में खड़ी थी। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था जो उसके हुस्न को और भी निखार रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट मेरे अंदर की तमाम तलखियों को पिघला गई। मैं उसके करीब पहुंचा। मेरी सांसें तेज थी। तुम वाकई मुझसे मिलना चाहते हो? मैंने उसके करीब खड़े होकर पूछा। उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। मैं अब तन्हा हूँ। तुम तो जानते हो मेरा शोहर मर चुका है, घर में कोई नहीं है। उस दिन तुमने जो किया वो शायद तुम्हारे अंदर का दरिंदा था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि शायद तुम मेरे लिए बने हो। वो मेरी तरफ इतनी करीब आई कि उसकी खुशबू मेरे नथनों में बस गई। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखने की कोशिश की। वो जरा नहीं हटी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसे अपने साथ बाइक पर बिठाया और हम शहर से बाहर एक खामोश कैफे की तरफ चल पड़े। पूरा वक्त हम बातें करते रहे। मैं उसे अपनी नौकरी की नाकामी, अपनी गुर्बत और अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता रहा। वो बड़े गौर से सुनती रही। वो कभी कभार सवाल करती तो मैं खुद को इतना अहम महसूस करने लगता कि सारा डर भुला देता। मुझे तो ये भी ख्याल नहीं रहा कि ये वही औरत है जिसके सामने मैंने उसके शोहर को मारा था, उसे बांधा था और उसके अपने साथ उसके शोहर के सामने दरिंदगी की थी। मैं तो अब सिर्फ उसके साथ एक नया मुस्तकबिल देख रहा था। हमने कॉफी पी, हंसी मजाक किया। वो मुझसे ऐसी बातें कर रही थी जैसे हम बरसों से प्यार करने वाले हो। वो हंस हंस कर मेरी तरफ देखती और मैं उसकी आंखों में डूब जाता। जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। उसने नरमी से कहा, तुम मेरे घर आ जाना, हम आइंदा के बारे में फैसला करेंगे। मैं घर वापस आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सोचा कि मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ, सब कुछ मिल गया। औरत, मोहब्बत। मुझे किसी ने कहा था कि उसने कब्र पर कसम खाई है, लेकिन अब मुझे वो बात एक बेहुदा अफवाह लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अली को भूल जाऊंगा, सिर्फ नाजिया को याद रखूंगा। मैं अपनी जिंदगी के नए आगाज के ख्वाब देख रहा था, ये सोचे बगैर कि ये ख्वाब कितना महंगा पड़ने वाला है। अगले दिन सूरज की रोशनी मेरे कमरे में एक नई उम्मीद लेकर आई थी। मैंने नहाया, अपने बेहतरीन कपड़े निकाले और आईने में खुद को देखा। मैं एक फातह महसूस कर रहा था कि जिस औरत को मैंने कभी अपनी हवस का निशाना बनाया था, आज वो खुद मुझे अपनाने के लिए बेताब थी। मेरी जेब में कुछ पैसे थे। मैंने रास्ते में मिठाई ली और उसके घर की तरफ चल पड़ा। उसका घर जहाँ कभी मातम का समा था, आज वह एक अजीब सी सुकून आमेज खामोशी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। उसने एक सादा मगर नफीस सूट पहन रखा था
اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور مسکراہٹ تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے اندر بلایا۔ گھر کے اندر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ اس نے گھر کو صاف ستھرا کر رکھا تھا اور میز پر چائے اور کچھ پکوان رکھے تھے۔ آئے بیٹھے، اس نے نرمی سے کہا اور خود میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور دل میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بہت گہری تھی۔ تمہاری عدت کب ختم ہوگی؟ میں نے مسکرا کر بات کا آغاز کیا تو اس نے کہا، اب ہم اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں، کیا ہم کل نکاح کر لیں؟ تمہاری عدت کب ختم ہوگی؟ میں نے مسکرا کر بات کا آغاز کیا تو کیا ہم اب اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں، کیا ہم کل نکاح کر لیں؟ وہ خاموش رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں چھت کی طرف گئی، پھر اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عدت کے بعد ابھی نہیں، اس نے دبے لفظوں میں کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ میں نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ وہ مسکرائی، مگر یہ مسکراہٹ پہلے والی نہیں تھی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ آپ نے مجھ پر جو ظلم کیا، میں اسے بھولنا چاہتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے سامنے وہ سچ بیان کریں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت تھی؟ کیا آپ کو میری خوبصورتی نے اس طرف دھکیلا تھا؟ مجھے آپ کے منہ سے سننا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو سکے اور میں ماضی کو دفن کر سکوں۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ وہ مجھ سے میرا اقرار چاہ رہی تھی تاکہ وہ سکون سے میرے ساتھ رہ سکے۔ مجھے لگا کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ میں نے اپنی گردن کو تھوڑا سا جھٹکا اور اس کے قریب ہو گیا۔ تم جاننا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی آواز میں ایک عجیب سا غرور بھر لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے تم سے پہلے دن سے ہی لگاؤ تھا۔ جب میں تمہارے گھر آتا تھا تو میرا دل جلتا تھا کہ اتنی حسین عورت اس کم ظرف کے پاس ہے۔ پھر میری نوکری چلی گئی، گھر میں بھی ذلت تھی، تو اس فرسٹریشن نے میرے اندر کے درندے کو جگا دیا۔ میں نے علی کو سبق سکھانا تھا اور تم تو میرے خوابوں کی دنیا کا حصہ تھی۔ میں نے تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تاکہ میں علی کو ذلیل کر سکوں اور تم پر قبضہ کر سکوں۔ وہ رات، وہ چیخیں، وہ سب میرے لیے ایک انتقام اور ایک تسکین کا باعث تھی۔ میں بولتا گیا۔ میں نے وہ سب کچھ تفصیل سے بیان کیا جو اس رات ہوا تھا۔ میں نے اس کے شوہر کو باندھنے سے لے کر اس کے سامنے اس کی بے حرمتی تک کی ہر چھوٹی تفصیل بیان کر دی۔ میں فخر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ میری ہو جائے گی۔ وہ خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے دوپٹے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا، ایک ڈیجیٹل ریکارڈر۔ اس نے اسے بند کیا اور ایک اطمینان بھری نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت آئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور ریکارڈر اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ آپ نے آج اپنی قبر خود کھود لی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں آپ کے لیے پاگل ہوں۔ میں صرف اس ثبوت کی منتظر تھی۔ علی کی قبر پر جو قسم کھائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ میرا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ میں صوفے سے اٹھنے کے لیے مڑا، مگر باہر کا دروازہ پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تم یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر تب تک دروازہ کھل چکا تھا اور چند لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ جسے میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ اپنی زبان سے قبول کر لیا تھا، اور پھر میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور گھر آ گیا، اور پھر ساری رات خوف سے کانپتا رہا۔ پھر صبح میرے گھر پر پولیس آ گئی۔ انہوں نے مجھے جکڑ کر زمین پر گرایا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ گلی کے باہر لوگ جمع تھے۔ امی کی چیخو پکار گلی میں گونج رہی تھی۔ جب وہ مجھے گھر سے باہر نکال کر لے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ دور کھڑی تھی، اپنی چادر میں لپٹی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک سرد سکون تھا۔ اس نے مجھے آخری بار دیکھا اور اپنی نظریں پھیر لی۔ اس کی نظروں میں وہ جیت تھی جو مجھے زندگی بھر کے لیے ہار کے گڑھے میں دھکیل چکی تھی۔
मुझे थाने ले जाया गया, जहां तफ्तीश के नाम पर मुझ पर तशद्दुद किया गया। मैंने शुरू में झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने वो रिकॉर्ड चलाया तो मेरी अपनी ही आवाज मेरे गुनाहों का इतराफ कर रही थी। मेरी अपनी ही जुबान ने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया था। अदालत का दिन आया तो पूरा कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। मैं कटहरे में खड़ा था। मेरे सामने जज साहब के चेहरे पर गुस्सा और नफरत के आसार थे। जब रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई गई तो कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें मुझ पर यूं पड़ रही थी जैसे मैं कोई कीड़ा हूँ। वकील ने मुझे बचाने की कोशिश की, मगर सबूत इतना ठोस था कि कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे दरिंदे को माशरे में जीने का कोई हक नहीं। मुझे 20 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई। जब हथकड़ियों में मुझे जेल ले जाया जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि ये 20 साल काटना कितना मुश्किल काम है। जेल की सलाखों के पीछे पहली रात थी। सेल के अंदर अंधेरा था। बस एक छोटी सी खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं फर्श पर बैठा था। मेरे इर्द गिर्द की दीवारें मुझे दबाई जा रही थी। 20 साल एक तवील अरसा। मैंने सोचा ये वक्त कैसे गुजरेगा, हर दिन एक साल जैसा लगेगा। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अली का चेहरा नजर आया, फिर उसकी बीवी की वो सर्द मुस्कुराहट। दिन गुजरते गए। जेल की जिंदगी का एक अलग ही जहन्नुम था। गंदा खाना, सख्तियां और जेल के कैदियों का ताना जनी करना। मैं तन्हा हो गया था। मेरा कोई अपना नहीं था। अम्मी की याद आती तो दिल खून के आंसू रोता। मैं हर रात यही सोचता कि अगर मैंने उस दिन सब्र किया होता, अगर मैंने हसद की आग में न जलना सीखा होता तो आज मैं आजाद होता। कभी कभी मैं दीवार पर लकीरें खींचकर दिन गिनता हूँ। 1 साल गुजर चुका है, अभी 19 साल बाकी हैं। ये 19 साल मुझे हर लम्हा मारेंगे। जेल की खामोशी में मैं सिर्फ अपनी ही आवाज सुनता हूँ, अपनी ही गलतियों का मातम करता हूँ। वो औरत जो मुझे प्यार का झूठा ख्वाब दिखाकर यहाँ ले आई थी, अब शायद कहीं खुश होगी, जबकि मैं यहाँ सलाखों के पीछे अपनी ही हवानियत की सजा भुगत रहा हूँ। ये 20 साल मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मिट्टी में मिल चुके हैं। अब न कोई दोस्त है, न कोई सहारा, बस ये ठंडी दीवारें और मेरा ज़मीर जो हर रात मुझे जगाकर याद दिलाता है कि मैंने क्या किया था। सजा का ये बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और अब मुझे यकीन हो चला है कि असली मौत तो वहीं उस रात हो गई थी। ये तो बस लाश का चलना फिरना है जो कैद खाने की नजर हो चुका है। मेरी जिंदगी का हर लम्हा अब उसी पछतावे के गिर्द घूमता है कि काश मैंने उस दिन उसे अपनी जिंदगी में आने से रोक दिया होता तो आज ये जिल्लत मेरा मुकद्दर न होती। और सबसे अजियतनाक बात ये कि 20 साल बाद मुझे फांसी होनी थी। मैंने कितनी मिन्नत की कि मैं ये 20 साल नहीं काट सकता, मुझे अभी फांसी दे दो, मगर वो लोग ना माने, क्योंकि वो समझते थे कि इस तरह मेरी सजा खत्म हो जाएगी। और अब मैं जानता था कि 20 साल की इस कैद में मैंने अपनी फांसी के दिन का इंतजार करना है। मेरे कैद होने के 2 माह बाद ही अम्मा इस दुनिया से चल बसी थी और अब तो कोई मिलने के लिए भी नहीं आता था। और मैं हर लम्हा यही सोचता था कि काश मैं वो सब ना करता जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था।